नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। आज मेरा जी चाह रहा है कि उसका माथा चूमकर उसे गले से लगा लूं और उस पर ढेर सारा प्यार लौटा दूं, जो मैंने अपने आंचल में समेट कर जमा कर रखा था। चकनाचूर कर दूं उस शीशे की दीवार को जो मेरे और उसके बीच में थी। आज मैं उसे जी भर के प्यार करना चाहती हूँ, उस पर अपने स्नेह की वर्षा करना चाहती हूँ। आज मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। भूख से मेरी आंतें कुलबुला रही थी और मैं लेटे लेटे भुनभुना रही थी। ये मरी रेनू ना जाने कब आएगी। सुबह के 10 बजने को है, पर महारानी का अता पता नहीं है। और ये लॉकडाउन ना होता तो ना जाने कब का इसे भगा देती और दूसरी रख लेती। जब काम की जरूरत थी कैसे गिड़गिड़ा कर मेरे पास आई थी। और नखरे देखो मैडम के। अरविंद सुबह सुबह मुझे चाय के साथ ब्रेड और बिस्कुट देकर दवा खिलाते और खुद दूध कॉर्नफ्लेक्स खाकर अस्पताल चले जाते हैं। डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल है, इसलिए ज़्यादा मरीज न होने पे भी उन्हें अस्पताल जाना ही पड़ता है। मैं 1.5 महीने से टाइफाइड के कारण बिस्तर पे पड़ी हूँ। ढेर सारा काम रेनू ही देखती है और मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि उठकर अपने काम करने की हिम्मत भी नहीं होती। पड़े पड़े ना जाने कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे थे। तभी सुहानी की मधुर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। माँ, आप जाग रही हैं क्या? मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? मैंने कहा, नहीं, चाय और दवा तो तेरे पापा देकर गए हैं, पर बहुत जोर की भूख लगी है। रेनू भी ना जाने कब आएगी। कितना भी डांट लो कोई असर नहीं होता। सुहानी बोली, माँ आप उस पर चिल्लाना न मत, आपकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। उसने टीवी ऑन करके लाइट म्यूजिक चला दिया। मैं गाने सुनकर ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में सुहानी एक प्लेट में पोहा और चाय लेकर मेरे पास खड़ी थी और मैं हैरानी से उसे देखकर बोली, अरे ये क्या किया तुमने? अभी रेनू आकर बनाती ना। सुहानी ने बड़े धीमे से कहा, माँ आपको भूख लगी थी इसलिए सोचा मैं ही कुछ बना देती हूँ। मेरा पेट सच में भूख के कारण पीठ से चिपका जा रहा था, इसलिए मैं प्लेट उसके हाथ से लेकर चुपचाप पोहा खाने लगी। उसने मुझसे पूछा, माँ पोहा ठीक से बना है ना? नमक थोड़ा कम था, पर मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ बहुत अच्छा बनाया। तुमने कब बनाना सीखा? यह सुनकर उसकी आंखों में जो संतोष और खुशी की चमक मुझे दिखी, वो मेरे मन को छू गई। मैं जब से बीमार पड़ी हूँ, मेरे पति और बच्चों से भी ज़्यादा मेरा ध्यान सुहानी रखती है। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो समझ जाती है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे याद आने लगा वो दिन जब मेरे देवर देवरानी अपनी नन्ही सी बिटिया के साथ शॉपिंग करके लौट रहे थे। सामने से आती एक तेज रफ्तार कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी और वो दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। देवर ने तो अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया था और देवरानी 1 हफ्ते तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद भगवान को प्यारी हो गई। अस्पताल में अर्ध चैतन्य अवस्था में देवरानी ने नन्ही सी सलोनी का हाथ अरविंद के हाथों में थमाते हुए कातर निगाहों से देखा और फफक के वो रो पड़े। उनकी मृत्यु के बाद लखनऊ में उनके घर, ऑफिस, फंड, ग्रेजुटी वगैरह के तमाम झमेलों का निपटारा करने के लिए लगभग 2 महीने तक अरविंद को लखनऊ में काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सलोनी के कस्टडी का प्रश्न उठा। देवरानी का मायका रायबरेली में 3 भाइयों, माता पिता का सम्मिलित परिवार और व्यवसाय था। वो चाहते थे कि सलोनी की कस्टडी उन्हें दे दी जाए। उनके बड़े भैया बोले, सलोनी हमारी बहन की एकमात्र निशानी है, हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस पर अरविंद ने कहा कि सलोनी मेरे भाई की भी एकमात्र निशानी है। वही अरविंद के पिताजी बोले, सलोनी कहीं नहीं जाएगी, मेरे बेटे अनिल की बिटिया हमारे घर में ही रहेगी। इस पर देवरानी का छोटा भाई बिगड़कर बोला, मैं अपनी भांजी का हक किसी को नहीं मारने दूंगा। आप लोग मेरे बहन बहनों की सारी संपत्ति पे कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए सलोनी को अपने पास रखना चाहते हैं। इस विषय पे अरविंद और माँ बाबूजी की उनसे बहुत ज़्यादा बहस हुई। अरविंद और बाबूजी जानते थे कि उन लोगों की नज़र मेरे देवर के लखनऊ वाले मकान और रुपयों पर से भी थी। सलोनी के नाना नानी बहुत बुजुर्ग थे, वो लोग उसकी देखभाल करने के लिए सक्षम नहीं थे। अंत में अरविंद ने सबको बैठाकर निर्णय लिया कि अम्मा बाबूजी बहुत बुजुर्ग हैं और गांव में सलोनी की पढ़ाई लिखाई का उचित इंतजाम नहीं हो सकता, इसलिए सलोनी मेरे साथ रहेगी। अनिल का लखनऊ वाला मकान सलोनी के नाम कर दिया गया और उसे किराए पे उठा दिया जाएगा। उस पर जो भी किराया आएगा उसे सलोनी के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। अनिल के ऑफिस से मिला फंड वगैरह का रुपया भी सलोनी के नाम से फिक्स कर दिया जाएगा, जो उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह में खर्च होगा। अरविंद के इस फैसले से मैं सहम गई। उस समय तो कुछ कह नहीं पाई, पर अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। अभी जिस सहानुभूति के साथ मैं उसकी देखभाल कर रही थी, वो पता नहीं कहाँ विलुप्त होने लग गई थी।
मैंने डरते डरते अरविंद से कहा, सुनिए, मुझे लगता है आपको सलोनी को उसके नाना नानी को सौंप देना चाहिए। नाना नानी और मामा के बच्चों के साथ वो ज़्यादा खुश रहेगी। अरविंद शायद मेरी मंशा भाप गए और मेरे कंधे पे सिर रख के रो पड़े। कातर नज़रों से मेरी तरफ रोते हुए बोले, रंजू, अनिल मेरा इकलौता भाई था। वह मुझे इस तरह से छोड़कर जाएगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सलोनी मेरे पास रहेगी तो मुझे लगेगा मेरा भाई मेरे पास है। मैंने पहली बार जीवन में इतना मायूस और लाचार उन्हें देखा था। वो बच्चों की तरफ बिलख रहे थे और बोले, रंजू, मेरे माता पिता और सलोनी को तुम्हें ही संभालना है। उनको इतना व्यथित देख के मैंने चुपचाप नियति को स्वीकार कर लिया। बाबूजी इस गम को ज़्यादा दिन नहीं सह पाए। हार्ट के तो पेशेंट थे ही। महीने भर के अंदर ही दिल का दौरा पड़ने से परलोक सिधार गए। बाबूजी के जाने के बाद अम्मा तो अपनी सुध-बुद्धि खो बैठी। ना खाने का होश रहता, ना नहाने धोने का। जो अम्मा हर समय अब पूजा पाठ पहले करती थी, अब आरती का दिया तक नहीं जलाती। और वो कहती, बहू, अब कोनों पे भगवान भरोसा नहीं बाटे। का ही फायदा इस पूजा पाठ का, ये सब दिखावा का रहे। अब उन्हें कोई भी समझाना, कुछ भी समझाना, कोई फायदा नहीं नजर आता। वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी, घुलती जा रही थी। और 1 बरस के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अरविंद अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगे। सामान्य होने में उन्हें 2-3 साल का और समय लग गया। नन्ही सलोनी मुझे घर में सदैव अवांछित सदस्य की तरह लगती। उसके सामने ना जाने मैं क्यों अपने बच्चों को खुलकर ना तो दुलार कर पाती, ना ही खुल के गले लगा पाती। मैं अपने बच्चों के साथ साथ उसे भी तैयार कर स्कूल भेजती, उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती, पर गले लगाकर कभी उसे दुलार नहीं कर पाती। समय कब हथेलियों से सरक के चुपके चुपके पंख लगा के उड़ जाता है, इसका हमें एहसास भी नहीं होता। कब तीनों बच्चे बड़े हो गए, कब मैं सलोनी की बड़ी माँ से सिर्फ माँ हो गई, मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैं उसे कुछ भी नहीं कहती थी, पर सुमित और स्मिता को जो मैं इंस्ट्रक्शन देती वो चुपचाप उन्हें फॉलो करती। उन दोनों को तो मुझे होमवर्क करने, दूध पीने और खाने के लिए टोकना पड़ता, पर सलोनी अपना सारा काम समय से करती थी। मुझे पेंटिंग्स बनाने का बड़ा शौक था। घर की जिम्मेदारियों की वजह से मैं कभी अपने शौक को आगे नहीं बढ़ा पाई, पर बच्चों के प्रोजेक्ट में जब तब साड़ियों, कुर्तों और कपड़ों के बैग वगैरह पर अपना हुनर आजमा लिया करती थी। जब भी मैं कुछ इस तरह का काम करती तो सुहानी भी अपनी ड्राइंग बुक और कलर्स के साथ मेरे पास आकर बैठ जाती और अपनी कल्पनाओं को रंग देने का प्रयास करती। यदि कुछ समझ में नहीं आता तो बड़ी मासूमियत से पूछती, बड़ी माँ, इस पर ये वाला रंग करूँ या वो वाला रंग ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसकी कला तो दिन ब दिन निखरती चली गई। विद्यालय की ओर से सभी प्रतियोगिताओं के लिए उसे भेजा जाने लगा। हर प्रतियोगिता में उसे कोई न कोई पुरस्कार जरूर मिलता। पढ़ाई में भी अव्वल सलोनी सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की लाडली बन गई थी। जब कभी सुमित, स्मिता और सुहानी तीनों आपस में झगड़ा करते तो सुहानी समझदारी दिखाते हुए उनसे समझौता कर लेती। मैं बच्चों के खेल और लड़ाई के बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करती। इस पर वो खींच कर बोली, ओफो मम्मा, अब थोड़ा वेट नहीं कर सकती? कितनी अच्छी मूवी आ रही है, आप बस रट लगा के रह जाती हैं। इस पर सुहानी ने उठकर चुपचाप मेरे लिए पानी गर्म कर दिया। मेरी खिसियाई सी शक्ल देखकर वो बोली, माँ, क्या आपका सिर दर्द हो रहा है? लाइए मैं दबा देती हूँ। मैंने मना कर दिया। सुमित बीच बीच में आकर मुझसे पूछ जाता, माँ, आपने दवा ली, कुछ खाया कि नहीं, वगैरह वगैरह। स्मिता भी अपने तरीके से मेरा ध्यान रखती और अरविंद भी, किंतु सलोनी के तो उसको जैसे ध्यान में ही मैं रहती हूँ। आज मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली सलोनी कितनी समझदार है। मैं सदैव उसे घर में अवांछित सदस्य ही मानती थी, कभी मन से उसे बेटी नहीं मान पाई। लेकिन वह मासूम सी मेरी थोड़ी सी देखभाल के बदले मुझे अपना सब कुछ मान बैठी। कितने गहरे मन के तार उसने मुझसे जोड़ लिए थे। मुझे याद आ रहा है उसका अबोध चेहरा, जब सुमित और स्मिता स्कूल से आके मेरे गले से झूल जाते और वो दूर खड़ी बस मुझे टुकुर टुकुर निहारती रहती। मैं उसे बस उसके सिर पे हाथ फेर कर सबके बैग रखे हाथ मुंह धोने की हिदायत दे देती थी। उसने मुझसे थोड़ी सी सहानुभूति को शायद मेरा प्यार मान लिया था। अपनी माँ की तो उसे शायद ज़्यादा याद थी भी नहीं, पर मुझी को मानो माँ मानकर चुपचाप अपना सारा प्यार उड़ेल देना चाहती थी। आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं उसे गले लगाकर फूट फूट करूं और अपने मन का सारा मैल और परायापन अपने आंसुओं से धो डालूं। मैं उसे अपने सीने से लगाकर ढेर सारा प्यार करना चाहती हूँ। मैं उससे कहना चाहती हूँ कि मैं तेरी बड़ी माँ नहीं, मैं सिर्फ तेरी माँ हूँ। मेरी एक नहीं, दो दो बेटियाँ हैं।
मैं और अपनी सलोनी के बीच जो कांच की दीवार है मैंने खड़ी कर रखी थी, आज भरभरा के तोड़ देना चाहती हूँ। वो टूट चुकी होगी। सलोनी, मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।